अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कराची के मिशन पर बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे और MQM के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया। ताहम NA 242 में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल में से नशिस्त कौन छोड़ेगा फैसला ना हो सका। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कराची के मसाइल पर MQM से मिलकर चलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कराची में पीर पगारा से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ का मिशन कराची। MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे, वालिहाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन मुलाकात की अंदरूनी कहानी ने एक अलग मंजर भी दिखाया। NA 242 की सीट एडजस्टमेंट पर दोनों जमातों में कोई फैसला ना हो सका। NA 242 से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए MQM से मिलकर चलना चाहते हैं। तो आज हाजिरी का मकसद यही था कि आए मिलकर हम ये फैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे। और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं। ये काम कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ शराकतदारी और टीम वर्क से होगा। MQM के रहनुमा खालिद नकूल ने कहा, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली कराची के अवाम का देरीना मुतालबा है। कराची में मुस्लिम लीग नून और GDA की बैठक भी लगी। शहबाज शरीफ पीर पगारा मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 242 में नून लीग वर्कर से भी खिताब किया। खिताब में सदर नून लीग का कहना था कि उनके लिए ये डूब मरने का मुकाम होता कि महंगाई उनकी गफलत से हुई होती। 16 माह में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की, ये सब क्या धरा पिछली हुकूमत का था। शहबाज शरीफ ने कहा कि 18 जमातों में सबसे बड़ी जमात नून लीग है। पार्टियों की कोलिशन को मुझे चलाना पड़ा। चूँकि मुझे उन्होंने मुंतखब किया था तो मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत से 16 पार्टियों को चलाया। 16 पार्टियों में सबसे बड़ी जमात हमारी मुस्लिम लीग नून थी, जिनके 84 मेंबर थे। तो मुझसे आप पूछेंगे शहबाज शरीफ, ये 16 महीने में तुमने क्या किया? तो मेरा जवाब ये है कि पिछली हुकूमत से जो हमें महंगाई विरसे में मिली थी उसको हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया में पेट्रोल की और तेल की कीमत, मगर जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ पर माशी इस्तेहकाम नहीं आता। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो महंगाई, क्या शहबाज शरीफ सोच भी सकता था कि महंगाई में इजाफा हो? मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम होता कि मैं अपनी गफलत की वजह से महंगाई लेके आता। कोशिश की, कोशिश में वो कामयाबी नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। और मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि किस तरीके से 16 महीने हमने किए, काटे। GDA सिंध में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। नून लीग के वफ़द की GDA रहनुमाओं के साथ मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि GDA को 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साद रफ़ीक ने कहा कि नून लीग और MQM के दरमियान आइडियल ताल्लुकात हैं। सिंध को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। GDA रहनुमा सदरुद्दीन ने बताया कि GDA की 4 जमातों से सीट एडजस्टमेंट होगी, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। MQM के मरकज से हम होके आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तजवीज़ ये दी गई है जिससे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों, ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे। जो हमारे नज़रिए और तरीक़ाकार के करीब है उनके साथ हम खड़े। तो ये एक सियासी अमल है, इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी का। हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं। कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसको भी उसका हक नहीं मिला है। रहनुमा नून लीग अतल तारड़ कहते हैं आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जेल में लाडले को कहा गया कि इलेक्शन मुहिम चलाएं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लाडले को लॉन्च करने के लिए वज़ीर आज़म को निकाला गया। उनका कहना था कि MQM से सीट एडजस्टमेंट की कोशिश करेंगे। हफ्तों में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं कि वो स्याह करे सफेद करे, जिस मर्जी तरह के उस पर केसेस हों। अदालतों में बैठे सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। तो ये जो सिलसिला चल रहा है जिसमें एक लाडले को जेल के अंदर भी आज कहा गया कि कैंपेन की इजाजत दी जाए, तो ये
मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि एक तरफ एक लाडले को लॉन्च करने के लिए एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जाता है और झूठे केसेस बनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ वही लाडला साइफर का जुर्म करे तो उसे मासूम कहा जाता है। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि नून लीग ने टिकटॉक की तकसीम का काम भरपूर अंदाज से किया है। अब तक 2200 उम्मीदवारान की इंटरव्यूज हो चुके हैं। टिकटॉक की तकसीम का मरहला 12 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा। है वो एक प्रोएक्टिव तरीके के साथ अपना प्रोसेस कर रही है। करीबन 2200 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो करीबन 35 रुकनी मेंबर बोर्ड है, तो वो तमाम इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगला मरहला जो है वो मीटिंग्स सीनियर लीडर्स की होगी, जो कि गालबन 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर टिकटों की जो है वो इशुएंस का काम शुरू होगा। और जो यानी फैसले होंगे, जो हमारे उम्मीदवार हैं जो कामयाब होंगे हर हल्के से, उनको पार्टी अपनी टिकट इशू कर देगी। 12 जनवरी तक विड्रॉल की डेट है जी, तो इसलिए 12 जनवरी से बहुत पहले कर देंगे। नॉर्मली यही होता है कि आखिरी 2 दिन हम नहीं, तकरीबन तमाम पार्टीज़ का यही एक स्टैंडर्ड असूल है। और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब में कि जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी, टिकट इशू करेगी, वो टिकट जमा कराएगा। बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि इंतखाबी अमल आगे बढ़ने से अवामी दिलचस्पी में भी इजाफा हो रहा है। NA 244 में कागजात की जांच पड़ताल के मौके पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची 60-70% रेवेन्यू देता है, लेकिन फिर भी बुनियादी मसाइल से दो चार है। और सिर्फ कौमी मफाहिमत के लिए मुलाकातें हो रही हैं, और ये अवाम को मायूसी से निकालना है, उन्हें उम्मीद की तरफ लाना है, और पहले से बहुत ज्यादा संजीदा होकर काम करना है। स्ट्रेटेजिक हमारी एक आपस में मफाहिमत है, एक आपस में कुछ बुनियादी उमूर पर हमने तय किया, फैसला किया है कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है हमें, और हम ना पाकिस्तान कोई तसाहुली, कोई गफलत, कोई गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये मुल्क। खबर शामिल करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से, जिसकी जानिब से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मामला। 3 रोज से जारी इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, जिसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। आज़ाद और छोटी सियासी जमातों के उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल आज और कल होगी। आरोज दफातर में शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार आ रहे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों में स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। 30 दिसंबर तक मुख्तलिफ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको फ़हरिस्त के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक बुलवाया जा रहा है। उनके कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवारों समेत दीगर जमातें जो हैं वो मैदान अमल में हैं। उनके उम्मीदवारों की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, और देखा जा रहा है कि अगर उनके कागजात दुरुस्त हैं तो उनके कागजात मंजूर किए जा रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसलाबाद में NA जो 100 है, वहाँ से लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह जो NA 101 है, वहाँ से मियां मन्नान जो लीगी रहनुमा है उनके कागजात। गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। कोयटा से कौमी असम्बली के 3, सूबाई असम्बली की 9 समेत मखसूस खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर 790 से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करा लिए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 550 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश।
جی کوئٹہ سے قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں سمیت خواتین اور اقلیتوں کے خصوصی نشستوں پر اب تک 800 کے قریب جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، جن میں اب تک جو الیکشن کمیشن حکام ہیں ان کے مطابق 500 سے زائد جو کاغذات نامزدگی ان کی جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے، جن میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں بھی شامل ہیں۔ اگر اوور آل راؤنڈ اپ کی بات کی جائے تو کوئٹہ میں جو جمع ہونے والے قومی اسمبلی کے جو 3 نشستیں ہیں، جن میں NA 262, 263 اور 264 شامل ہے، تو اس حوالے سے بالترتیب یہ اس طرح ہے کہ NA 262 جو کوئٹہ 1 ہے اس میں اب تک 42 جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ اسی طرح NA 263 پر جو ہے وہ 48 امیدواروں نے، اور NA 264 جو ہے اس پر اب تک جو ہے وہ 40 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائیں اور ان کی جانچ پڑتال ہو چکی ہے۔ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ان کی نشستوں پر جو ہے وہ جو جانچ پڑتال ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے بعد وہ جاری، کل تک یہ جو مرحلہ ہے یہ یہاں پر اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا آپ کا بہت شکریہ۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے بجٹ کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال عام انتخابات کے لیے 42 ارب 41 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، جس میں سے 2 قسطوں میں 27 ارب 41 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو جاری کیے گئے۔ وزارت پارلیمانی امور نے سینٹ کو بتایا کہ گزشتہ مالی سال بھی 5 ارب روپے جاری کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے 4 ارب 47 کروڑ روپے استعمال کیے۔ فنڈز کی منظوری الیکشن کے لیے لگائے گئے تخمینوں کی بنیاد پر دی گئی۔ اور خبر ہے کھیل کے میدان سے، جہاں پاکستان نے 28 سال بعد آسٹریلین سرزمین پر ٹیسٹ جیتنے کا ایک اور موقع گنوا دیا۔ آسٹریلیا نے میلبرن ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو 79 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز میں کینگروز کی برتری 2-0 ہو گئی۔ 317 رنز کی تعاقب میں قومی ٹیم 237 رنز پر ہمت ہار گئی۔ پیٹ کمنس میچ میں 97 رنز دے کر 10 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سال 2023 کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور ڈالر کی بلیک مارکیٹ کی وجہ سے روپیہ گراوٹ کا شکار رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 226 روپے سے بڑھ کر 307 روپے تک پہنچا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے 338 کو بھی چھوا۔ تاہم اب روپے کی قدر میں بہتری جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کفیل احمد کی یہ رپورٹ۔ کرنسی مارکیٹ میں اس سال روپیہ بڑی گراوٹ کا شکار ہوا۔ انٹر بینک میں 226 سے 307 تک پہنچا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 338 کی بلند سطح تک گیا۔ اس بڑے فرق کی وجہ سٹے بازوں اور اسمگلرز کا بلیک مارکیٹ میں کردار بتایا گیا۔ ڈالر جب سال کا سٹارٹ ہوا تو انٹر بینک میں 226 روپے تھا، اوپن مارکیٹ میں 236 روپے تھا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 335 کا ہو گیا اور انٹر بینک کے اندر تقریباً 310 کا ہو گیا۔ اور اس وقت ایسا دورہ تھا کہ کہیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ہر شخص ہر ادارہ اپنی منمانی کر رہا تھا۔ نگراں حکومت کے بعد خصوصی سرمایہ کونسل کے قیام نے ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث سٹے بازوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی، جس کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگنا شروع ہوا اور 29 دسمبر تک ڈالر اوپن مارکیٹ میں 282 تک آ گیا۔ اگلے سال ڈالر 260 تک گرنے کی توقع ہے۔ ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ 2024 پاکستانی روپے کی مضبوطی کا سال ہوگا۔ کفیل احمد، گول نیوز، کراچی۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایکشن۔ PTA نے 2560 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں CTD نے کارروائیاں کی۔ CTD نے 3000 اکاؤنٹس PTA FIA کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے، 19 ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے رہنماؤں کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، ایسا کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے رہنماؤں کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، ایسا کہنا تھا آصف علی زرداری کا۔ PP کا چارٹر آف کراچی مستقبل پر دورز اثرات مرتب کرے گا۔ کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری اور رہنماؤں کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا گیا۔ پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، ایسا کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ PP کا چارٹر آف کراچی مستقبل پر دورز اثرات مرتب کرے گا۔ کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے رہنماؤں کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، ایسا کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ مزید تفصیلات جانیں گے کفیل احمد سے۔ جی کفیل، بتائیے۔
देखिए पहले एमक्यूएम उसके बाद पाक ज़मीन पार्टी के जो अहम रुकन थे जिसमें रज़ा हारून और उसके अलावा अनीस एडवोकेट, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। इस हवाले से जो ताजिर रहनुमा है फैजान रावत, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो बाकायदा जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो है वो अख्तियार कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उनकी बाकायदा मुलाकात हुई है और उनका यही कहना था कि आइंदा आगे चलकर जो है वो कराची की तरक्की के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम किए जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि ताजिर बादरी और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज के लोग हैं वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो और भी लोग शामिल होंगे। उनको यही कहना है कि जो अब कराची की तरक्की करेगा और मिलकर काम किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।